Hello class 10 students. Today we will discuss some topic of the rise of nationalism in Europe, and we were doing the topic and here we have left the topic here. Language too played an important role in developing national sentiments. After Russian occupation, the Polish language was forced out of schools and the Russian language was imposed everywhere. In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. भाषा भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए. रशियन का ऑक्यूपेशन हुआ, रशिया ने जब ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड बराबर, तो पॉलिश लैंग्वेज स्कूल से बाहर आ गई और रशियन जो भाषा थी वो हर जगह इम्पोज कर दी गई और रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होने लगी. इन 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. 1831 में विद्रोह हुआ, that was armed, मतलब लोगों सिपाहियों का विद्रोह हुआ. सिपाहियों का विद्रोह मीन्स कि लोगों ने आर्म्स लेकर, हथियार लेकर के विद्रोह किया अगेंस्ट रशियन रूल, जो कि बाद में क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया. जो बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी के, जो अपर क्लास जो पीपल थे पोलैंड में, उन्होंने भाषा को एक हथियार के रूप में यूज़ किया राष्ट्रीय विद्रोह के लिए. Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jails or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for their refusal to preach in Russians. जब चर्च में जब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो वहाँ इकट्ठे होते थे, या धार्मिक जो इंस्ट्रक्शंस, धार्मिक जो सलाह वगैरह जो विचार होता था, दैट वाज इन पॉलिश, वो पॉलिश में होता था. तो उसके कारण क्या हो कि बहुत सारे पादरी जो बिशप्स थे उनको जेल में डाल दिया गया, या साइबेरिया जो कि कोल्ड डेजर्ट है रशिया में, वहाँ पर पनिशमेंट के तौर पर उनको भेज दिया गया, बिकॉज दे रिफ्यूज टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि वो रशियन लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे थे अपनी प्रार्थना वगैरह में. और द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. रशियंस का जो प्रभाव था उसमें उसके अगेंस्ट अगर हम पॉलिश लैंग्वेज को यूज़ करते तो दैट वाज अगेंस्ट दैट. So therefore, it was banned, hunger, hardship, and popular revolt. In 1830, the 1830s were years of great economic. 1830 were years of great economic hardships in Europe. यूरोप में बहुत ज़्यादा आर्थिकी तकलीफ़ों का दौर था. 1830 के जो साल थे, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in the population all over Europe. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई पहले हाफ ऑफ द 19th century में. In most countries there were more seekers of jobs than employment. रोजगार के अवसर कम थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स ढूंढ रहे थे. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स. स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम imports of cheap machine-made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. 1830 का जो दौर था, ये यहाँ पर जो ज़्यादा जो देश थे उनमें ज़्यादातर लोग जो थे बेरोजगार थे. जो ग्रामीण इलाकों से जो लोग थे वो सिटीज़ की ओर आ रहे थे, पलायन कर रहे थे. वहाँ पर वो स्लम्स में रह रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरी हुई थी. वहाँ पर
और जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, छोटे प्रोड्यूसर्स जो शहरों में थे, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि जो मशीन से जो भी तैयार माल था वो दैट वाज चीप, वो सस्ता था, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण हो चुका था, और वहाँ औद्योगिकरण के कारण बहुत ज़्यादा मशीन मेड गुड्स वर प्रिपेयर्ड दैट वाज चीप इन द प्राइस. दिस वाज especially in the case of textile productions, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burdens of feudal dues and obligation. The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread pauperism in the town and country. ये ज़्यादातर कपड़ा उद्योगों के क्षेत्र में था, कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में था, जो कि कपड़ा जो पहले मैन्युफैक्चर होता था वो घरों में या छोटी वर्कशॉप्स में बनाया जाता था, और थोड़ा सा मशीन्स का यूज़ होता था, जैसे स्पिनिंग मशीन वगैरह का. और ऐसे जो क्षेत्र थे जो यूरोप के, जहाँ पर एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेट्स या नॉबल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको अभी भी पावर थी, वो देवर पावरफुल. जो पीजेंट्स जो थे, किसान वो देवर अंडर द बर्डन्स ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन. उनको फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर काम करना पड़ता था, उनकी किसानों को उनके खेतों में भी काम करना पड़ता था, और उनको ऑब्लाइज खुश करना पड़ता था. तो उससे वो बहुत ज़्यादा वो बर्डन थे, ओवर बर्डन थे, और उसके लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया. द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट led to widespread pauperism in the town and country. तो क्या हुआ कि जो खाने के दाम बढ़े और जो फसल अच्छी नहीं हुई, तो लोगों में विद्रोह की भावना जागृत हुई. The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and the Louis Philippe was forced to flee. 1848 का जो साल था वो, उसमें फूड्स की शॉर्टेज हो गई, और लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई, और जो पेरिस की जो पॉपुलेशन, पेरिस की जो जनसंख्या थी, वो रोड्स पर अपना विरोध प्रकट करने लिए बाहर आ गई. जो वहाँ पर जो बैरिकेड्स थे, जो रुकावटें थी, उनको क्रॉस नहीं करने के लिए, तो वो उठा दिए गए, और लुइस फिलिप जो था, ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली द कंट्री. उसको भाग जाना पड़ा सब छोड़ के. नेशनल असेंबली proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment was set up. नेशनल असेंबली, जो कि जनतंत्र घोषित हो गया था, उसने सबको वोटिंग राइट्स दे दिए. ऐसे मेल्स, एडल्ट मेल्स जो कि 21 साल से ऊपर थे, उनको वोट के अधिकार मिल गया. एंड दे हैड बीन गारंटीड द राइट टू वर्क. उनको काम करने का भी अधिकार मिल गया, इसकी गारंटी मिली, रोजगार की भी गारंटी मिल गई. नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. ऐसी राष्ट्रीय वर्कशॉप्स खुली, जो जिसमें कि सबको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड किया गया. Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textiles, but drastically reduced their payments. Journalist Wilhelm Bob described the events in Silesian village as follows. 1845 में एक जो विलेज था सिलेशिया, वहाँ पर जो वीवर्स, बुनकर थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया उन कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदारों के विरुद्ध, जो कि उनको कच्चा माल प्रदान करते थे, और उनको ऑर्डर्स थे कि
जो टेक्सटाइल है कपड़े उसको उन कपड़ों को फिनिश करके दिया जाए। बट उनकी जो पेमेंट्स थी जो वो बहुत कम कर दी थी उन्होंने। और उसके बारे में एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the worker is extreme. The desperate need for jobs had been taken advantage of by the contractor to reduce the prices of the goods they order. लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जॉब्स की और जो वर्कर्स हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। On June 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansions of their contractor demanding high wages. They were treated with scorn and threats alternately. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes and furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered off supplies of clothes which they tore to shreds. तो बहुत जो एक बड़ी भीड़ वो अपने घरों से निकल कर के मार्च करते करते वहाँ पर मेंशन तक गई। उन्होंने वहाँ उनके घर को तोड़ दिया, उनके घरों के सामान को भी नुकसान पहुँचाया और उस क्लोथ्स को भी शेड्स में फाड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। द कॉन्ट्रैक्टर fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned from the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. 11 जो weavers थे बुनकर उनको मार दिया गया और वो आदमी के साथ जो वो वापस आया 24 घंटे में। तो इस तरह का ये इवेंट जर्नलिस्ट ने पत्रकार ने लिखा है।